नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूँ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल जो हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इलास्टिक स्टिफनेस टेंसर क्या है और इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो इलास्टिक कांस्टेंट्स है ये सिमेट्री पर कैसे डिपेंडेंट है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे पास ये स्ट्रेस कंपोनेंट्स है और ये स्ट्रेन कंपोनेंट्स है और इसको हम कोरिलेट करते हैं ये स्टिफनेस जो स्टिफनेस कंपोनेंट्स है ये 36 स्टिफनेस कंपोनेंट्स हमने देखेंगे क्योंकि हमारे पास 6 स्ट्रेस कंपोनेंट्स है और 6 स्ट्रेन कंपोनेंट्स है। इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्टेड नोटेशन में मैं लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखा है हमने वो वॉइड कॉन्ट्रैक्टेड नोटेशन में है। तो हमने देखा था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्टेड नोटेशन को किस तरह से लिखा जाता है। तो 1 1 को हम 1 लिखेंगे, 2 2 को हम 2 लिखेंगे, 3 3 को हम 3 लिखेंगे, 2 3 को 4 लिखते हैं, 1 3 को 5 लिखेंगे और 1 2 को 6 लिखेंगे। इस तरह से हमने लिखा था और ये जो स्टिफनेस टेंसर है हमें ये रिलेशन दे रहा है, ये स्ट्रेस जो टेंसर से स्ट्रेस कंपोनेंट्स है और स्ट्रेन कंपोनेंट्स है। तो आइए देखते हैं इनमें से जो 36 कंपोनेंट्स है उसमें से हमने देखा था कि 21 इंडिपेंडेंट है क्योंकि हमारा जो स्टिफनेस टेंसर है वो सिमेट्रिक है। तो ये भी हमने लास्ट पार्ट में देखा था, इसको लिख लेते कि हमने देखा था कि सी आई जे इज इक्वल टू सी जे आई, इस तरह से हमने देखा था। तो हमारे पास ये 21 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं। अभी इस 21 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स सिमेट्री पे किस तरह से डिपेंडेंट है। तो आइए जानते हैं कि सिमेट्री क्या है। पहले उसके लिए हम जानते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे, फिर एक रोटेशनल सिमेट्री देखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राइक्लिनिक सिमेट्री। तो ट्राइक्लिनिक सिमेट्री आप कैसे डिफाइन करेंगे। ये जो लैटिस पैरामीटर्स है ए बी और सी और ये एंगल्स है अल्फा बीटा और गामा, इसके द्वारा हम सिमेट्री डिफाइन करते हैं। इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, इसको हम कहते हैं ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो कोई एक ऐसा कुछ सिमेट्रिक एलिमेंट है नहीं, इसकी सिमेट्री 1 है। तो इस केस में हमें सारे जो इन कंपोनेंट्स है 21 कंपोनेंट्स, इन सब की ज़रूरत लगेगी। तो हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे नन है और जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स है हमारे पास वो हमें 21 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स लगेंगे स्ट्रेस को कोरिलेट करने के लिए स्ट्रेन्स के साथ। अभी हम देखते हैं ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी जैसे जैसे हम दूसरी सिमेट्रीज देखेंगे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट सिमेट्री पे कैसे डिपेंड करते हैं। तो पहले अभी ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में क्या रिलेशन आता है लैटिस पैरामीटर्स और एंगल्स का। तो हम देखते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, पर जो एंगल्स है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर की ये जो डेफिनेशन है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये मान लेंगे ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो अल्फा बीटा और गामा ये 90 डिग्री है। तो हमारे पास टू परपेंडिकुलर टू फोल्ड एक्सिस हमारे पास है। तो टू परपेंडिकुलर टू फोल्ड एक्सिस कहाँ पे है हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं। अगर ये एक्सिस है मेरे पास, ये एक है और ये एक एक्सिस है, ये टू परपेंडिकुलर टू फोल्ड एक्सिस हमें मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे ये सिमेट्री, इस तरह से हम सिमेट्री जब एन फोल्ड सिमेट्री की बात करेंगे तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टू फोल्ड एक्सिस बोला है, तो जैसे मेरे पास क्यूब है तो सिमेट्री को इस तरह से जानते हैं, क्यूब है तो और एन फोल्ड सिमेट्री है, जैसे क्यूब की 4 फोल्ड सिमेट्री होती है तो हम 90 डिग्री हमें मिलेगा। तो अगर मैं एन फोल्ड सिमेट्री जब बात करता हूँ तो क्यूब को आप देखेंगे कि मैं 90 डिग्री रोटेट करने के बाद वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे 1 2 2 3 4 ये पॉइंट्स अगर मैं मान के चलूँ और मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूँ तो 1 2 की पोजीशन पे चला जाएगा, 2 3 की पोजीशन पे जाएगा, 3 4 की आएगा, 4 1 की आएगा। और आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूँगा इनिशियल स्ट्रक्चर से फाइनल स्ट्रक्चर के साथ।
तो यही हमारी एन फोल्ड सिमेट्री होती है। इसके लिए इसके बारे में आप किसी भी फिजिकल मेटलर्जी बुक्स में पढ़ सकते हैं कि एन फोल्ड सिमेट्री होती क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये टू परपेंडिकुलर टू फोल्ड एक्सिस है। यहाँ पे हम देखेंगे एक प्रिंसिपल को हम जानते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ शेयर डीकपलिंग। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि कोई भी नॉर्मल स्ट्रेंथ को या शेयर स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं करेगा, नो शेयर स्ट्रेंथ। और दूसरा है, इसको अभी इस तरह से समझते, पहले ये पार्ट हम इस्तेमाल करते। अगर मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस है, एक नॉर्मल स्ट्रेस है इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल स्ट्रेस है, लेट्स से इसको मैं मान लेता हूँ सिग्मा 11, एक नॉर्मल स्ट्रेस है, वो इस प्लेन पे शेयर स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करेगा। कोई भी शेयर स्ट्रेंथ इस प्लेन पे डेवलप नहीं होंगे सिग्मा 11 के द्वारा। तो हम देखेंगे जब हमने ये स्टिफनेस टेंसर देखा था तो कुछ पार्ट्स जो थे यहाँ पे हमने देखा था कि नॉर्मल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेंथ के साथ कोरिलेट करते थे। यहाँ पे हमने देखा था कि नॉर्मल स्ट्रेसेस को शेयर स्ट्रेंथ के साथ कोरिलेट करते हैं कंपोनेंट्स। और ये जो देखेंगे ये बॉटम में ये शेयर स्ट्रेसेस को नॉर्मल स्ट्रेंथ के साथ कोरिलेट करते हैं, तो या शेयर स्ट्रेसेस को शेयर स्ट्रेसेस के साथ कोरिलेट करते हैं। तो आप इसको इस तरह से जान सकते हैं, जैसे ये जो 9 कंपोनेंट्स है इस पे मैं फोकस करूँगा, C14, C15, C16, C24, C25, C26, C34, C35 और C36। ये जो कंपोनेंट्स है ये किसको कोरिलेट कर रहे हैं आप देखेंगे, मैं लिख लेता हूँ इसको, जैसे C14 है, C14 है सॉरी, C14 किसको रिलेट करेगा, सिग्मा 1 को एप्सिलॉन 4 के साथ। तो आप देखेंगे कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है, सिग्मा 1 जो है नॉर्मल स्ट्रेस है, ये किसको कोरिलेट कर रहा है, शेयर स्ट्रेंथ के साथ। तो अगर मेरे पास ये ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस जो मैं अप्लाई करूँगा वो इस शेयर स्ट्रेंथ के साथ कोरिलेट नहीं हो पाएगा, तो ये शेयर स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये जो टर्म्स, ये जो 9 कंपोनेंट है ये सारे शून्य हो जाएंगे। तो मेरे पास एनफोल्ड्स रोटेशंस है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था, यानी 360/n विल रिटेन सिमेट्री। और अभी हम देखेंगे कि ऑर्थोरोम्बिक में ये जो टर्म्स है सारे शून्य हो जाएंगे। इसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि मेरे कोई भी नॉर्मल ट्रेसेस शेयर स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं करेंगे। ये हमारा शेयर डीकपलिंग का प्रिंसिपल था। तो हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे जो इंडिपेंडेंट है, हमारे पास अभी 21 थे यहाँ पे, और 21 से घट के कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी 12 है। अभी हम दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं कि कोई भी शेयर स्ट्रेस, यहाँ पे ये दूसरा प्रिंसिपल अभी हम देखेंगे, कोई भी शेयर स्ट्रेस किसी दूसरे प्लेन में है, शेयर स्ट्रेस इन वन प्लेन cannot cause shear strain in another plane. इसको इस तरह से समझते हैं, अगर मेरे पास एक शेयर स्ट्रेस है यहाँ पे, मान लीजिए ये शेयर स्ट्रेस है, एक शेयर स्ट्रेस ऐसे एक्ट कर रहा है यहाँ पे, लेट्स से इसको मैं प्लेन 2 मान लेता हूँ, और ये प्लेन 1 मान लेता हूँ, और ये प्लेन 3 मान लेता हूँ। तो ये जो शेयर स्ट्रेसेस है 2 प्लेन में एक्ट हो रहे हैं, वो 1 प्लेन में शेयर स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करेंगे, या जो प्लेन 3 है इसमें कोई शेयर स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करेंगे। तो शेयर स्ट्रेस एक प्लेन में जो एक्ट हो रहे हैं वो शेयर स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे उसी प्लेन में, ना कि दूसरे प्लेन्स में। तो इसके वजह से क्या होगा, हम देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो शेयर स्ट्रेस है और शेयर स्ट्रेंथ के साथ रिलेट कर रहे हैं, यानी C44 देखेंगे तो C44 किसके साथ कोरिलेट कर रहा है, इसको भी जान लेते हैं। C44 यानी ये जो है सिग्मा 4 वो एप्सिलॉन 4 के साथ, ये शेयर स्ट्रेंथ के साथ। तो मेरे पास ये शेयर स्ट्रेस
शेयर स्ट्रेसेस है, ये शेयर स्ट्रेंथ के साथ कोरिलेट करेंगे इस कंपोनेंट्स के द्वारा। अभी हम देखेंगे कि अगर मेरे पास सिग्मा 4 है या सिग्मा 2 3 है, वो सिर्फ गामा 2 3 को जनरेट करेगा, ना कि गामा 1 3 और गामा 1 2। सिमिलरली जो गामा सिग्मा 1 3 है, ये शेयर स्ट्रेस है, ये जनरेट करेगा सिर्फ गामा 1 3, ना कि गामा 2 3 और गामा 1 2। या मेरे पास सिग्मा 1 2 है, ये जनरेट करेगा सिर्फ गामा 1 2, ना कि गामा 2 3 और गामा 1 3। तो आप देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स है C4 5, C4 6 और C5 6, ये शून्य हो जाएंगे। तो ये भी हम इसको लिख लेते, ये भी शून्य हो जाएंगे। तो मेरे पास अभी तक 12 थे और 12 में से ये 3 और चले गए, तो मेरे पास हो जाएंगे 9। तो इसको काउंट कर लेते हैं पहले से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे पास 9 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो ऑर्थोरोम्बिक में अगर मुझे स्ट्रेस स्ट्रेंथ का रिलेशन निकालना है तो मुझे 9 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जानते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसकी हाईएस्ट सिमेट्री है। तो क्यूबिक हम जानते हैं, क्यूबिक को हम डिफाइन करते हैं A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा। इसको भी हम 90 लिख लेते हैं, ये सारे प्लेन्स ऑर्थोगोनल होते हैं। तो अगर ये मेरे पास ये डेफिनेशन है क्यूबिक की, तो आप देखेंगे कि सारे जो प्लेन्स है क्यूब में, तो क्यूब में कितने प्लेन्स हैं हमारे पास? 4 प्लेन साइड में, 2 टॉप और बॉटम, 6 प्लेन्स है। ये सारे 6 प्लेन्स सिमेट्रिक रहेंगे और आइडेंटिकल रहेंगे। तो क्यूब में क्या फोल्ड सिमेट्री है? क्यूब में 4 3 फोल्ड सिमेट्री है। तो 3 फोल्ड सिमेट्री को जानेंगे हम इस तरह, क्योंकि हाईएस्ट सिमेट्री है। तो अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, एक डायगोनल अगर यहाँ से ड्रॉ करता हूँ क्यूब का, तो मेरे पास ऐसे डायगोनल्स हो जाएंगे। और ये जो डायगोनल है, इसके अराउंड जो सिमेट्री है, ये 4 डायगोनल्स में ड्रॉ कर सकता हूँ। और ये जो डायगोनल्स है, इसके अराउंड जो सिमेट्री है वो 3 फोल्ड सिमेट्री है। ये हाईएस्ट सिमेट्री है। हमारे पास 4 डायगोनल है और 4 3 फोल्ड सिमेट्री हो जाएगी। तो अभी हम देखेंगे कि क्यूबिक में, अभी हमारे पास यहाँ पे तो 9 कॉन्स्टेंट्स थे। अभी क्यूब को स्ट्रेस स्ट्रेंथ, अगर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और स्ट्रेस स्ट्रेंथ का रिलेशन निकालना है, तो आपको कितने कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो जानते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से जानते हैं, सिग्मा 1 1 मेरा डेवलप करेगा स्ट्रेन एप्सिलॉन 1 1, और ये रहेगा C1 1, और सिग्मा 2 2 डेवलप करेगा एप्सिलॉन 2 2, और ये रहेगा C2 2, और सिग्मा 3 3 डेवलप करेगा एप्सिलॉन 3 3, और ये रहेगा C3 3। तो ये मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस है और ये नॉर्मल स्ट्रेंस डेवलप हो रहे हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेंस अगर डेवलप हो रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे सिग्मा 1 1, अगर आप किसी भी और प्लेन में अप्लाई करिए, जैसे सिग्मा 1 1 की मैग्नीट्यूड में मान लेता हूँ 50 MPa, और स्ट्रेन मेरा डेवलप हो रहा है लेट से 0.1%। ये जस्ट मैं एग्जांपल द्वारा दे रहा हूँ। तो अगर मैं 50 MPa दूसरे प्लेन पे अप्लाई करता हूँ, यानी प्लेन 2 पे अप्लाई करता हूँ, तो मुझे स्ट्रेन उतना ही मिलना चाहिए 0.1, या सिग्मा 3 मैं 50 MPa थर्ड प्लेन पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे स्ट्रेन 0.1 मिलता है। तो इसका मतलब ये होगा, अगर मुझे एक रिलेशन पता है इस स्ट्रेस स्ट्रेन का, सिग्मा 1 1 पता है और एप्सिलॉन 1 1 पता है, उसके द्वारा मुझे C1 1 पता है, तो मुझे C2 2 पता होना चाहिए और C3 3 भी पता होना चाहिए, दोनों क्योंकि सेम होने चाहिए, C1 1 C2 2 C3 3, ये सिमेट्री की वजह से, क्योंकि ये सारे प्लेन्स आइडेंटिकल है। तो अगर मुझे C1 1 पता है, तो इस केस में मुझे क्या पता होना चाहिए? तो मुझे C2 2 की ज़रूरत नहीं है और C3 3 की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से अगर मुझे मान लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं हम, अगर मुझे सिग्मा 2 3 मैं अगर निकालूंगा, तो सिग्मा 2 3 निकालूंगा, तो ये G शेयर मॉडुलस टू गामा 2 3 इस तरह से लिख पाऊंगा। तो अगर मुझे कोई शेयर स्ट्रेस पता है और मुझे शेयर स्ट्रेन मिल गया, तो मुझे शेयर मॉडुलस मिल जाएगा। जो शेयर मॉडुलस मैंने लिखा है, इसको मैं G की तरह लिखा था, पर इसको मैं C2 3 है, तो C2 3 यानी सिग्मा 4 है और ये एप्सिलॉन 4 है, तो ये C4 4 से द्वारा रिलेट होगा। तो ये C4 4 यानी शेयर मॉडुलस होगा, पर इसको मैं C4 4 लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो
ये अगर मुझे सिग्मा 23 पता है, गामा 23 पता है, तो मुझे C44 मिल जाएगा। उसी तरह अगर मैं सेम स्ट्रेस जैसे सिग्मा 13 अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे मिलेगा गामा 13 और ये जो कांस्टेंट रहेगा वो C55 रहेगा। तो अगर दोनों का नेचर सेम है, प्लेन, क्योंकि सारे प्लेन सेम है, तो मुझे अगर C44 पता है तो मुझे C55 आराम से पता चल जाएगा। सिमिलरली मुझे C66 पता चल जाएगा। तो अगर मुझे C44 पता है तो मुझे C55 पता है, C66 भी पता है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी अगर मुझे C44 पता है तो। सिमिलरली मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि ये अगर केस यहाँ पे मुझे C12 पता है तो मैं C13 की ज़रूरत नहीं रहेगी और C23 की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो C12 यानी क्या होगा, स्ट्रेस 1 यानी सिग्मा 11 को रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है मेरा एप्सिलॉन 22 के साथ। तो मुझे C12 अगर पता है तो मुझे C13 और C23 की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी लिख लेते हैं। अगर मुझे ये पता है तो मुझे कितने कांस्टेंट्स की ज़रूरत होती है क्यूबिक को डिफाइन करने में, मुझे सिर्फ 3 कांस्टेंट्स की ज़रूरत होती है। तो मुझे मेरे पास C11, C22 और C33 इक्वल हो गए, C44, C55 और C66 इक्वल होंगे और C23, C13 और C12 इक्वल होंगे। तो मेरे पास सिर्फ 3 कांस्टेंट्स की ज़रूरत रहेगी क्यूबिक में स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए। तो ये हमने देखा था कि हमारे पास 21 इलास्टिक कांस्टेंट्स है जो हमें रिक्वायर है ट्राइक्लिनिक में, जिसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, और क्यूबिक में जहाँ पे 4 3 फोल्ड सिमेट्री है, मुझे वहाँ पे सिर्फ 3 कांस्टेंट्स की ज़रूरत होती है, 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स की ज़रूरत होती है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। तो अभी जानते हैं कि एनाइसोट्रॉपी क्या है इसमें। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, कॉपर और क्यूबिक जिरकोनिया। इन दोनों का स्ट्रक्चर क्यूबिक है और आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने यंग्स मॉडुलस प्लॉट किया है। यंग्स मॉडुलस किसी भी मोनोक्रिस्टलाइन सिस्टम के लिए, जैसे कॉपर मोनोक्रिस्टलाइन है, क्यूबिक जिरकोनिया मोनोक्रिस्टलाइन है। तो आप देखेंगे कि यंग्स मॉडुलस कॉपर के केस में ये जो 111 डायरेक्शन है इसमें हाईएस्ट है, या मैं कह सकता हूँ 100 डायरेक्शन पे लोएस्ट है। आप देखेंगे यहाँ पे डिप है और यहाँ पे उभरा हुआ आया है, तो ये हाईएस्ट है यहाँ पे यंग्स मॉडुलस कॉपर के केस में। क्यूबिक जिरकोनिया के केस में आप देखेंगे कि 100 डायरेक्शन पे यंग्स मॉडुलस हाईएस्ट है, यानी जो इलास्टिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। पर ये जो केस है यहाँ पे 111 केस में यहाँ पे लोवेस्ट है क्यूबिक जिरकोनिया। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल्स पे। तो यही अनाइसोट्रॉपी है इलास्टिक बिहेवियर की। इलास्टिक बिहेवियर की अनाइसोट्रॉपी है, इसका मतलब कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है वो आपके डायरेक्शंस के या ओरिएंटेशन के हिसाब से बदलती है और उसका फंक्शन होती है। तो अभी हम जानेंगे अनाइसोट्रॉपी ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। तो हम अभी तक हमने स्टिफनेस टेंसर जाना था, अभी हम कॉम्प्लायंस टेंसर देखते हैं। तो जब हम कॉम्प्लायंस टेंसर की बात करेंगे तो हम जानेंगे कि जो CIJKL, इसको मैं CMN, ये कॉन्ट्रैक्टेड नोटेशन में लिख सकता हूँ। तो IJ को मैं M लिख रहा हूँ और KL को मैं N लिख रहा हूँ। ये हमने जाना था जब हम कॉन्ट्रैक्टेड नोटेशंस की बात करते थे तब। अभी ये जो CMN है इसको मैं बैक CIJKL लिख सकता हूँ, पर जब मैं स्ट्रेन को स्ट्रेस के साथ कोरिलेट करता हूँ, ये जो मेरा कॉम्प्लायंस टेंसर है ये मेरा स्टिफनेस टेंसर था, तो इसमें तो कोई इशू नहीं था। जैसे ये जो रिलेशन है ये हम इस तरह से लिखते हैं, सिग्मा IJ इज इक्वल टू CIJKL इंटू एप्सिलॉन KL। तो ये मेरा स्टिफनेस टेंसर हो गया और ये मेरा कॉम्प्लायंस टेंसर हो गया। पर कॉम्प्लायंस टेंसर में हम ये चीज़ नहीं कर सकते। ये मेरा कॉम्प्लायंस टेंसर हो गया। कॉम्प्लायंस टेंसर में भी यहाँ पे मैंने लिख लिया, जब कॉन्ट्रैक्टेड नोटेशन की बात करूँगा तो मैं IJ को M लिखूँगा और KL को N लिखूँगा। पर जब मैं MN से, जैसे कॉन्ट्रैक्टेड नोटेशन से वापस कॉम्प्लायंस टेंसर के 4 इंडाइसेस के फॉर्म में वापस करने की कोशिश करूँगा तो ये डायरेक्ट कन्वर्शन नहीं हो सकता। स्टिफनेस टेंसर में ये हो सकता है पर कॉम्प्लायंस टेंसर में नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ स्केलिंग रूल्स है, तो स्केलिंग फैक्टर्स है, तो हम स्केलिंग फैक्टर्स देखते हैं। हम जानेंगे जब SIJKL को मैं SMN लिखता हूँ
तो अगर m और n 4, 5, 6 नहीं है तो मैं SMN को SIJKL 4 फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी 2 इंडाइसेस को 4 फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे S12 है मेरे पास, तो S12 को मैं S1122 लिख सकता हूँ, और उल्टा भी लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास S1122 है तो मैं उसको S12 लिख सकता हूँ, मुझे इसलिए कोई स्केलिंग फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो ये कब होगा? जब मेरा m और n 4, 5, 6 नहीं है। 4, 5, 6 नहीं है यानी मेरे पास 1, 2, 3 है m और n की वैल्यू। दूसरी कंडीशन देखते, m या n 4, 5, 6 है, दोनों में से एक कोई 4, 5, 6 है, तो मुझे SMN जब मैं कन्वर्ट करूँगा 4 इंडाइसेस के केस में, तो मुझे ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे S14 है तो ये मुझे लिखना पड़ेगा 2S1123। तो यहाँ पे देखेंगे n जो है, n की वैल्यू 4 है और m की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर 4, 5 या 6 है तो हमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है स्केलिंग फैक्टर इंटरचेंज करने के लिए। तो मुझे S1 इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, S1123 को अगर मुझे S14 लिखना है तो मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर दोनों की वैल्यू 4, 5, 6 है तो मुझे 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी आप देखेंगे S54, तो m की वैल्यू 5 है यहाँ पे और n की वैल्यू 4 है, तो इसको हम लिखेंगे 4S1323। तो हमने देखा था कि हम इस तरह से लिखते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 को हम लिखते थे 1, 1, 2 को लिखते 2, 2, 3 को लिखते थे 3, 3, 4 को लिखते हैं 2, 3, 5 को लिखते हैं 1, 3 और 6 को लिखते हैं 1, 2। ये हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नोटेशन देखे थे, तो यही अपने स्केलिंग फैक्टर्स है। तो ये स्केलिंग फैक्टर्स की ज़रूरत है, तो इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब हम कन्वर्ट करेंगे, मेरे पास अगर स्टिफनेस टेंसर है उसको मैं कॉम्प्लायंस टेंसर में कन्वर्ट करूँगा, ये रिलेशन वैलिड रहे, इसलिए हमें ये स्केलिंग फैक्टर्स ज़रूरत है। और इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि हमारा जो सिमेट्रिक नेचर है कॉम्प्लायंस और स्टिफनेस टेंसर का, वो बना रहे। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि कॉम्प्लायंस टेंसर क्या है आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए। तो मेरे पास मैंने देखा था कि स्ट्रेन्स को जब हम रिलेट करते हैं स्ट्रेसेस के साथ तो हमें ज़रूरत पड़ती है कॉम्प्लायंस टेंसर की। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ये कॉम्प्लायंस टेंसर। पहले मैं लिख लेता हूँ, अगर मैं एप्सिलॉन आई जे को रिलेट करूँगा सिग्मा के एल से, तो मुझे SIJKL ये जो है ये मेरा कॉम्प्लायंस टेंसर है। तो मेरे पास ये स्ट्रेन कंपोनेंट्स हैं और अभी मैं कॉम्प्लायंस टेंसर को लिखूँगा यहाँ पे, और ये मेरे पास स्ट्रेस कंपोनेंट्स है। तो हमने फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स ये चीज़ देखी थी। ये जो टर्म है ये नॉर्मल स्ट्रेस को रिलेट करेगा नॉर्मल स्ट्रेन से, तो इस केस में ये नॉर्मल स्ट्रेन्स को रिलेट करेगा नॉर्मल स्ट्रेसेस के साथ। तो यानी नॉर्मल स्ट्रेन्स क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन 1, 1, एप्सिलॉन 2, 2, एप्सिलॉन 3, 3। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, 9 कंपोनेंट्स मुझे मिलेंगे, ये रिलेट करेंगे मेरे नॉर्मल स्ट्रेसेस के साथ, सिग्मा 1, 1, सिग्मा 2, 2 और सिग्मा 3, 3। तो हमने ये रिलेशनशिप देखा था। तो अभी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे तो मैं एप्सिलॉन 1, 1 को इस तरह से लिख सकता हूँ, सिग्मा 1, 1 अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2, 2 अपॉन ई माइनस म्यू ई अपॉन इंटू सिग्मा 3, 3। तो ये जो पहले 3 कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे, ये मुझे एप्सिलॉन 1, 1 जो मैं रिलेशन लाऊंगा नॉर्मल स्ट्रेसेस के साथ, तो मुझे ये पहले 3 कंपोनेंट्स इस तरह से मिलेंगे। तो पहला कंपोनेंट क्या होगा मेरा पहला कंपोनेंट होगा 1 अपॉन ई। तो अगर मैं 1 अपॉन ई रहेगा, यानी S11 मेरा 1 अपॉन ई रहेगा। ये जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा S12 रहेगा मेरा माइनस म्यू अपॉन ई, और S13 आएगा मेरा माइनस म्यू अपॉन ई। उसी तरह से हम बाकी के कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं। तो फॉर एप्सिलॉन 2, 2 मेरा पहला कंपोनेंट आएगा माइनस म्यू अपॉन ई, दूसरा S22 आएगा, यानी एप्सिलॉन 2, 2 का रिलेशन सिग्मा 2, 2 के साथ 1 अपॉन ई से आएगा, और तीसरा कंपोनेंट आएगा S23 जो मेरा आएगा माइनस म्यू अपॉन ई। तो इस तरह से मेरे पास 9 कंपोनेंट्स मिलेंगे जो नॉर्मल स्ट्रेन्स को
नॉर्मल स्ट्रेसेस के साथ कोरिलेट करते हैं। वो ये इक्वेशंस हमने देखे थे पहली बार जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस देखे थे। बाकी जो कंपोनेंट्स है, मैंने बोला था कि शेयर डिकपलिंग का प्रिंसिपल है, तब ये जो कंपोनेंट्स होंगे ये शून्य होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे S14 यानी मेरा एप्सिलॉन 1 सिग्मा 23 के साथ कोरिलेट हो रहा है। तो सिग्मा 23 के साथ कोरिलेट हो रहा है यानी नॉर्मल स्ट्रेसेस को हमने देखा था कि नॉर्मल स्ट्रेंस को ही डेवलप करते, पर ये जो शेयर स्ट्रेस है ये नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप नहीं करेगा। तो ये जो 9 कंपोनेंट्स होंगे जो नॉर्मल स्ट्रेसेस को शेयर स्ट्रेंस के साथ कोरिलेट करते या शेयर स्ट्रेंस को नॉर्मल स्ट्रेसेस के साथ कोरिलेट करते हैं, जो 9 और 9 18 कंपोनेंट्स है, ये शून्य हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि शेयर स्ट्रेस को हमने इस तरह से लिखा था, गामा इज इक्वल टू 1/g टू सिग्मा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कौन से हैं, गामा 23, गामा 13 और गामा 12। तो गामा 23 को मैं सिग्मा 23 के साथ इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इस तरह से मैं समझ सकता हूँ, गामा 23 को मैं सिग्मा 23 के साथ लिखूँगा तो ये मेरा 1/g आना चाहिए। तो ये जो टर्म आएगा, ये पहला टर्म आएगा, ये 1/g, ये मेरा शेयर मॉडुलस का रेसिप्रोकल रहेगा। सिमिलरली मैं 2 टर्म्स इस तरह से लिख सकता हूँ। अभी हम देखेंगे कि क्यूबिक मटेरियल्स के, आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए ये जो स्ट्रेंस है ये किसी दूसरे स्ट्रेस के द्वारा नहीं होने चाहिए। यानी मैंने बताया था कि हमने शेयर डिकपलिंग प्रिंसिपल, यानी अगर ये मेरे पास ये शेयर स्ट्रेस है, इस प्लेन में एक्ट हो रहा है, तो ये शेयर स्ट्रेस इस प्लेन्स पे शेयर स्ट्रेंस को डेवलप नहीं करेंगे। ये मेरा स्ट्रेस है और यहाँ पे कोई स्ट्रेंस नहीं होंगे इस स्ट्रेस की वजह से, इस शेयर स्ट्रेस की वजह से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो 1 2 3 ये जो कंपोनेंट्स है और 1 2 3 ये कंपोनेंट्स है, ये भी शून्य हो जाएंगे। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा कॉम्प्लायंस टेंसर, और कॉम्प्लायंस टेंसर की एक्चुअली वैल्यूज़ S11 S12 और S13 की, और S44 S55 S66 की। तो अभी हम देखेंगे, जैसे मेरे पास S44 है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। S44 अगर मेरे पास है तो S44 नथिंग बट मेरा 1/g है, ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। S44 को मैं 1/g लिख सकता हूँ। तो आपको निकालना है S12 और S11 और S12, ये आपके S11 हो गए, ये हो गया S12। आपको रिलेशन निकालना है S44 का S11 और S12 के साथ। तो इसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमने आइडेंटिटी निकाली थी, G इज इक्वल टू E/2 इंटू 1 प्लस म्यू, ये हमने डिराइव किया था। ये रिलेशन आप इस्तेमाल करिए और आप S44 का रिलेशन S11 और S12 के इसमें निकालिए। अभी हम आगे चलते हैं और कॉम्प्लायंस और स्टिफनेस टेंसर को और अच्छी तरह से देखते हैं, जैसे फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। तो मेरे पास स्ट्रेन है, इसको मैं रिलेट करता हूँ कॉम्प्लायंस टेंसर के साथ, स्ट्रेस के साथ। तो ये मेरा कॉम्प्लायंस टेंसर हो गया, ये हमने देखा था अभी हम देखेंगे कि स्ट्रेस को जब मैं स्ट्रेंस के साथ कंपेयर करता हूँ तो मुझे स्टिफनेस टेंसर की ज़रूरत होती है। तो ये मेरा स्टिफनेस टेंसर हो गया। तो यहाँ पे लैम्बडा जो है ये लैमेस कांस्टेंट है, हमने देखा था। जैसे ये रिलेशन हमने जब देखा था, सिग्मा 11 को एप्सिलॉन 11 के साथ अगर कोरिलेट किया था, तो मेरे पास ये इक्वेशन आया था जहाँ पे हमने लैम्बडा को डिफाइन किया था, ये लैमेस कांस्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे ये जो डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू हम यहाँ से फिर से लिख सकते हैं। डेल्टा की वैल्यू है एप्सिलॉन 11 एप्सिलॉन 22 प्लस एप्सिलॉन 33। ये समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डेल्टा की वैल्यू ये है। अगर मैं इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे सिग्मा 11 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा, तो मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो ये जो टर्म्स है इसको मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे ये आइडेंटिटी मिलेगी। तो इस तरह से मैं स्टिफनेस टेंसर को निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लैम्बडा है ये C12 है मेरा। ये अगर देखेंगे यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू C12 है, और C44 जो है यहाँ पे C44 हम देखेंगे इसकी वैल्यू है, ये G है
मान लेते हैं ये मेरा C44 है, ये मेरा C44 है और ये मेरा S44 है। तो अगर आप देखेंगे C44 और S44 का रिलेशन इस तरह से मिलेगा 1/S44। यहाँ पे आप देख सकते हैं S44 1/G है तो C44 G है, तो ये एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया। और लैम्बडा C12 है जो हमने लामेस कांस्टेंट डिफाइन किया था, तो C12 मेरा इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, ये मेरा C12 हो गया। अभी आपको एक रिलेशन निकालना है, जो C11 का रिलेशन निकालना है S11 के इसमें, ये मेरा C11 है S11 के इसमें और S22 के हिसाब से आपको निकालना है, और C12 का रिलेशन निकालना है S11 और S22 के इससे। तो आपको S11 की ज़रूरत होगी, S12 की ज़रूरत होगी, C11 की ज़रूरत होगी। आपको ये रिलेशन पता है, आपको लैम्बडा पता है, और इससे आप ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अब एक मैं पैरामीटर डिफाइन करूँगा क्यूबिक मटेरियल्स के लिए। तो ये पैरामीटर है ज़ीनर रेशो, इसको हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी रेशो, ये सिर्फ क्यूबिक मटेरियल्स के लिए ही डिफाइन होता है। तो ये एनिसोट्रॉपिक क्यूबिक क्रिस्टल्स के लिए, तो ये पैरामीटर इस तरह से डिफाइन होता है AR इज इक्वल टू 2C44 अपॉन C11 माइनस C12। तो ये जो रेशो है ये मुझे देगा एक ज़ीनर रेशो AR, ये जो रेशो बताएगा कि मेरा मटेरियल कितना आइसोट्रॉपिक है। तो मैं एक एक्सरसाइज आपको देना चाहता हूँ। तो आप इसका आयरन और टंगस्टन अल्फा आयरन यानी दोनों BCC है, इनके स्टिफनेस या कॉम्प्लायंस टेंसर्स निकालिए, कंपोनेंट्स निकालिए, जैसे C44 फाइंड आउट करिए, C11 फाइंड आउट करिए और C12 फाइंड आउट करिए, और उसके बाद ये एनिसोट्रॉपिक रेशो निकालने की कोशिश करिए। तो ये जो एनिसोट्रॉपिक रेशो है ये 1 के अराउंड है, तो उतना ही मेरा मटेरियल इलास्टिकली आइसोट्रॉपिक है। तो आप देखेंगे कि टंगस्टन के लिए ये रेशो एग्जैक्ट 1 आता है और आयरन के लिए ये 1 से डेविएट होता है। तो आप देखेंगे कि टंगस्टन मेरा इलास्टिकली आइसोट्रॉपिक है, पर आयरन इलास्टिकली आइसोट्रॉपिक नहीं है। तो अभी हम इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो हमने अभी तक यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन के रिलेशंस देखे थे। यहाँ पे एक कंसेप्ट हमने देखी थी जब हमने स्टिफनेस कंपोनेंट्स को डिराइव किया था कि वो सिमेट्रिक है, तब हमने इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी का कंसेप्ट इवोक किया था। तो इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है? तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं कि वर्क डन इन इलास्टिकली डिफॉर्म बॉडी। इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है मटेरियल का, जैसे मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया तो उसमें कोई स्ट्रेन डेवलप होगा, पर जब मैंने स्ट्रेस रिमूव कर दिया तो स्ट्रेन चला जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा इलास्टिक बिहेवियर। तो जो वर्क डन होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन में उसको मैं इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी कहूँगा, या ये इसको पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकता हूँ मैं, स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जैसे इसको इस तरह से समझते हैं, क्योंकि एक मटेरियल है, इसको मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो उसमें कुछ इलोंगेशन होगा, अगर ये फोर्स रिमूव कर दिया तो ये इलोंगेशन वापस हो जाएगा। तो ये जो वापस जाने की प्रक्रिया है, ये क्योंकि यहाँ पे एक स्टोर्ड एनर्जी है, ये इसको पुश बैक करेगी, तो इसको ही हम इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं। इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि जैसे मैंने लोड रिमूव किया, यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी रिकवर हो जाएगी। तो हम एक लीनियर इलास्टिसिटी के लिए अज्यूम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लीनियर इलास्टिसिटी देख रहे थे, तो एक मेंबर कंसिडर करते हैं जो लीनियर इलास्टिकली डिफॉर्म होता है, उसका एरिया मान लेते A और लेंथ मान लेते L, और इसको एक मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ x डायरेक्शन पे, ये मेरा x डायरेक्शन है, लेट्स से मेरा एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ Fx। तो इस फोर्स के अंडर इसका लेंथ चेंज होगा, और लेंथ चेंज होगा, इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल लेंथ चेंज जो हो रहा है वो dx है। अब मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, बड़ा वाला फोर्स F और ज़्यादा, तो इसका टोटल लेंथ चेंज होगा x। तो मैं एक इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी इस तरह से समझ सकता हूँ, जैसे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे और मुझे यहाँ पे इलोंगेशन मिलेगा x डायरेक्शन पे। तो ये लीनियरली इलास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है, तो यानी अगर मुझे यहाँ पे डिफॉर्मेशन चाहिए, इस तरह से मार्क कर लेते हैं, अगर मुझे x डायरेक्शन पे डिफॉर्मेशन चाहिए, इलोंगेशन चाहिए, तो मुझे उस तरह से ये फोर्स जो अप्लाई करना है वो लीनियरली अप्लाई करना है। तो मैं अगर मुझे x डिफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे F जो है फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं उसको वर्क डन इस तरह से लिख सकता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
यानी फोर्स रिक्वायर्ड एंड दिस इज़ अ चेंज इन लेंथ dx। इस तरह से मैं एक स्मॉल वर्क डन लिख सकता हूँ। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है पूरा फ्रॉम 0 से x लेंथ तक डिफॉर्म करने के लिए, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इस पार्ट को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ 0 से x तक, तो मेरे पास ये टोटल वर्क डन मिलेगा। तो ये टोटल वर्क डन क्या होगा? ये टोटल वर्क डन नथिंग बट मेरा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा या टोटल वर्क डन रहेगा W। तो ये मेरा U रहेगा या पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो U को मैं इस तरह से समझ सकता हूँ, ये U रहेगा एरिया अंडर दिस कर्व। तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्स। ये एरिया इस ट्राइंगल का जो आएगा ये रहेगा हाफ इंटू एफ इंटू एक्स। ये एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ, फोर्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए। ये सिंपलिस्टिक वे से मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और ये जो डी एक्स है, तो हमने देखा था कि स्ट्रेन की डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। स्ट्रेन की अगर मैं डेफिनेशन ले रहा हूँ तो स्मॉल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये आ जाएगा मेरा, यहाँ पे स्मॉल चेंज यहाँ पे डी एक्स था, ओरिजिनल लेंथ अगर मैं एल पकड़ रहा हूँ तो ये डी एक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एप्सिलॉन इंटू एल। सिमिलरली स्ट्रेस फोर्स को मैं स्ट्रेस इंटू एरिया, यानी स्ट्रेस को हमने डिफाइन किया था फोर्स अपॉन एरिया, तो मैं फोर्स यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स और लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए। तो ये जो फॉर्मुलेशन है आपको याद रखना, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स और लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स के लिए ही है। तो मैंने जब इस तरह से लिखा तो मैं कुछ रीअरेंजमेंट इस तरह से कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे अप्रिशिएबल एरिया चेंज जो हो रहा है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो यानी लार्ज वॉल्यूम चेंज नहीं है, स्मॉल वॉल्यूम चेंजेस ही है। तो ये मैं अप्लाई करता हूँ, ये मैं थोड़े टर्म्स रीअरेंज कर रहा हूँ। तो मैं एप्सिलॉन को इस तरह से ला रहा हूँ स्ट्रेस के पास और एरिया को लेंथ के पास आ रहा हूँ। तो अगर आप ये टर्म देखेंगे सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, ये एक टर्म होगी जो मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे दोनों को कंबाइन किया। ये जो टर्म है ये ए इंटू एल, ये क्या होगा? ये मेरे पास एरिया है और ये लेंथ है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस मेंबर। तो ये वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम मैं इस तरह लाता हूँ, इस लेफ्ट हैंड साइड के तरफ लाता हूँ, तो मैं उसको कह सकता हूँ इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, सिग्मा और एप्सिलॉन के अगेंस्ट प्लॉट करूँगा, जो एरिया यहाँ पे आएगा मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन का, ये हो जाएगा मेरा इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको मैं मार्क करता हूँ यू नॉट, और इसको लिख सकता हूँ हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। ये टर्म मेरे पास रहेगी क्योंकि मैंने ये जो ए एल है इसको मार्क कर लेते हैं। ये जो ए एल टर्म है ये मेरी वॉल्यूम रहेगी। इस वॉल्यूम को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा तो मेरे पास इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मेरे पास हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन है। अगर मैं एप्सिलॉन को स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस के द्वारा लिखूंगा, जैसे ये यूनिएक्शियल टेंशन में हमने डिफॉर्म किया, तो मैं एप्सिलॉन को सिग्मा अपॉन ई लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की थी। तो मैं इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी को सिर्फ स्ट्रेस के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या स्ट्रेंस के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ यू नॉट, अगर मेरे पास हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन है तो मैं सिग्मा को रिप्लेस करूँगा एप्सिलॉन ई इंटू एप्सिलॉन, तो मेरे पास यू नॉट हाफ ई एप्सिलॉन स्क्वायर भी आएगा। तो मैं कोई भी इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को स्ट्रेंस या स्ट्रेस के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये जो हमने किया ये यहीं पे मैंने दिखाया यहाँ पे। अभी हम देखते हैं इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी का महत्व क्या है। यानी अगर हमने यूनिएक्शियल केस कंसिडर किया तो मेरे पास यू नॉट आया 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। और जब हम शेयर स्ट्रेसेस की बात करेंगे तो हम शेयर स्ट्रेंस को डेवलप करेंगे शेयर स्ट्रेसेस के द्वारा। तो यू नॉट जो आएगा सिर्फ शेयर स्ट्रेसेस अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो इसको मैं हाफ टाउ इंटू गामा, यहाँ पे ये जो शेयर स्ट्रेस है और ये शेयर स्ट्रेन है, और टाउ का रिलेशन क्या होगा शेयर स्ट्रेंस के साथ? तो ये शेयर स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेन है, ये मेरा शेयर मॉडुलस है। तो मैं शेयर स्ट्रेस को शेयर मॉडुलस के साथ कोरिलेट कर रहा हूँ।
तो जब मैं जनरलाइज्ड वे से लिखूंगा, जब मेरे पास तो नॉर्मल स्ट्रेसेस है और शेयर स्ट्रेसेस भी है, तो मैं जनरलाइज्ड वे से जब लिखूंगा और 3D स्ट्रेस स्टेट के लिए लिखूंगा तो मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल करूंगा, यानी शेयर स्ट्रेसेस शेयर स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे और जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है नॉर्मल स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे, तो मेरे पास जो टोटल एनर्जी आएगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एडिशन लिख सकता हूँ सारे स्ट्रेसेस का उनके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ्स के साथ। यानी मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस है तो मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेंथ्स का प्रोडक्ट मैं उनका कंसिडर करूँगा, या शेयर स्ट्रेसेस है तो मैं शेयर स्ट्रेंथ्स का प्रोडक्ट कंसिडर करूँगा। तो टेंसोरियल नोटेशन में मैं इस तरह से लिख पाऊँगा, या आइंस्टाइन नोटेशन में इस तरह से लिख पाऊँगा, यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा आई जे एप्सिलॉन आई जे। और ये जब मैं लिखूंगा तो मुझे पता है, हमने अभी देखा था कि मैं इन टर्म्स को सिर्फ स्ट्रेसेस और सिर्फ स्ट्रेंथ्स के साथ लिख पाऊंगा अगर मुझे इलास्टिक कांस्टेंट्स पता है, यानी ई पता है और जी पता है, तो मैं उनको इस तरह से लिख पाऊंगा। तो ये जब लिखेंगे तब डिफरेंस ओनली क्या है, सिर्फ डिफरेंस है कि जो टेंसर कंपोनेंट है ऑफ शेयर स्ट्रेन वो मुझे कंसिडर करना है। यानी जब मैं गामा आई जे है, जैसे गामा 13 है और एप्सिलॉन 13 है, ये इनका रिलेशन हमने देखा था इस तरह से। तो आपको ये हमेशा याद रखना है जब मैं टेंसोरियल नोटेशंस में इलास्टिक एनर्जी भी निकाल रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट होना चाहिए जूल्स पर मीटर क्यूब। तो हमने अभी तक देखा कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस क्या है। हमने आज के पार्ट में देखा कि जो हमारे पास, उसको भी लिख लेते, हमारे पास 21 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स थे, उसमें से 3 कांस्टेंट्स मुझे चाहिए क्यूबिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन डिफाइन करने के लिए। तो ये आज के पार्ट में हमने देखा। तो यानी ये जो कांस्टेंट्स है आपकी सिमेट्री पे डिपेंड करते हैं। और आज के पार्ट में हमने ये भी देखा कि इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी का महत्व क्या है और उसको हम किस तरह से मैथमेटिकली लिख सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि यील्डिंग क्राइटेरिया क्या है। यानी ये हमने अभी तक तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन देखा था, अगले पार्ट से हम चालू करेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैसे होता है और उसका क्राइटेरिया क्या है। धन्यवाद।